नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, सऊदी और ईरान के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, रूस यूक्रेन के ताजा हालातों की और अबॉर्शन पिल्स को लेकर अमेरिका में मची खींचतान की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नहीं मान रहा है उत्तर कोरिया, फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, 1000 किलोमीटर तक भरी उड़ान। जापान में मचा हड़कंप, लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश। अमेरिका ने किम जोंग उन के कदम की की कड़ी निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की फोन पर बात। दोनों नेताओं ने व्यापार समेत द्विपक्षीय मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन में भारतीय मिशनों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का किया आह्वान। फ्रांस में सेवानिवृत्त कानून के खिलाफ भारी बवाल। इमैनुअल मैक्रों के पेंशन सुधार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का 12वां दिन। परिषद के फैसले से पहले विरोध प्रदर्शन तेज। प्रदर्शनकारियों ने कार को लगाई आग। परिषद की मुहर लगने के बाद सरकार लागू कर सकती है कानून। यूक्रेन ने नाटो से काला सागर की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाने का किया आह्वान। रूस की कड़ी चेतावनी, काला सागर को नहीं बदलने देंगे नाटो सागर में। पोलैंड ने अमेरिकी टैंक अब्राम के लिए सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की। म्यांमार में हुई हिंसा पर भारत ने जताई चिंता। सभी पक्षों से हिंसा खत्म करने और हर मसले के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान। G20 बैठक की मेजबानी पर पाकिस्तानी टिप्पणी को किया खारिज। कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बैठक करना स्वाभाविक। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। अफ्रीकी देश घाना ने ऑक्सफोर्ड की बनी नई मलेरिया वैक्सीन को दी मंजूरी। 3 साल के कम उम्र के बच्चों को भी दी जा सकेगी वैक्सीन। मच्छर जनित इस बीमारी से दुनिया भर में 6 लाख लोगों की होती है मौत। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। नॉर्थ कोरिया ने गुरुवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच जाकर गिरी। इसके बाद जापान की सरकार ने एहतियात के तौर पर होक्काइडो में रहने वाले लोगों को घरों के अंदर ही रहने का आदेश जारी किया है। उधर दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया द्वारा उकसावे की कार्रवाई के तौर पर जापान सागर की ओर मिसाइल दागने की पुष्टि के बाद जापान में हड़कंप मच गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों से लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहे उत्तर कोरिया ने गुरुवार को फिर से बैलिस्टिक मिसाइल पर परीक्षण कर कोरियाई प्रायद्वीप में सनसनी फैला दी। उत्तर कोरिया के दावे के मुताबिक ये मिसाइल रेडियो एक्टिव सुनामी लाने में सक्षम है। खबरों के मुताबिक ये मिसाइल जापान और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच पानी में गिरी। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया द्वारा उकसावे की कार्रवाई के तौर पर जापान सागर की ओर मिसाइल दागने की पुष्टि के बाद जापान में हड़कंप मच गया। परीक्षण की भनक लगते ही जापान ने आनन फानन में अपने नागरिकों के लिए अलर्ट का अलार्म बजा दिया, जिसके चलते कुछ पल के लिए ही सही होक्काइडो द्वीप के लोगों को तत्काल खाली करने और इमारतों या भूमिगत ठिकानों में शरण लेने का आदेश जारी करना पड़ा। चेतावनी के अनुसार मिसाइल के स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 8 बजे गिरने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि बाद में स्थानीय अधिकारियों ने नागरिकों के लिए अलर्ट वापस लेते हुए कहा कि मिसाइल के द्वीप से टकराने की कोई संभावना नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि उनकी सरकार परीक्षण को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में आयोजित करेगी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि उनकी सरकार परीक्षण को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित करेगी। ऐसा लग रहा है कि मिसाइल को पूर्व की ओर एक हाई एंगल पर दागा गया था।
मिसाइल जापान के क्षेत्र में नहीं गिरी है और रक्षा मंत्रालय अधिक जानकारी के लिए प्रक्षेपण का विश्लेषण कर रहा है। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि मिसाइल जापान के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के ऊपर से उड़ी है या नहीं। ये मिसाइल मध्यम श्रेणी या उससे लंबी हो सकती है। समुद्र में गिरने से पहले इस मिसाइल ने कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच पानी की दिशा में लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरी। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया अधिकारी बैलिस्टिक मिसाइल गिरने का विश्लेषण कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा कि मिसाइल परीक्षण की वजह से उनकी सेना हाई अलर्ट पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ निकटता से समन्वय कर रही है। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने आसमान में हवाई ईंधन भरने का अभ्यास किया। वायुसेना द्वारा जारी फुटेज में एक KC-330 हवाई टैंकर ने 530 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरा। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक KC-330 हवाई टैंकर हर बार फाइटर जेट तक अपनी पहुंच बनाकर ईंधन भर सकता है, जो जेट को अतिरिक्त समय के लिए उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। दरअसल उत्तर कोरिया 2023 की शुरुआत से लगातार अत्याधुनिक हथियारों का परीक्षण कर क्षेत्र में तनाव फैला रहा है। हाल ही में उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन और 2 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था, जिसके बाद इसी हफ्ते किम जोंग उन ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की एक बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे युद्धाभ्यास के जवाब में मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 2022 में भी रिकॉर्ड संख्या में हथियारों का परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया के मुताबिक दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच लगातार हो रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास के खिलाफ वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, जबकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने अभ्यास को रचनात्मक करार देते हुए उत्तर कोरिया की तरफ से बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों की प्रतिक्रिया के रूप में अपने युद्धाभ्यास को वाजिब ठहराता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूके रोडमैप 2030 के तहत विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन की आवश्यकता पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमले को पूरी तरह से अस्वीकार मानते हुए भारतीय मिशन और उसके कर्मियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों का मुद्दा भी उठाया। इन्होंने इन भगोड़ों की वापसी पर प्रगति की मांग की ताकि वे भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने पेश हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम सुनक को आमंत्रित किया। पीएम सुनक ने G20 में भारत की अध्यक्षता में हुई प्रगति की सराहना की और भारत की पहल और उनकी सफलता के लिए यूके के पूर्ण समर्थन को दोहराया। प्रधानमंत्री ने बैसाखी पर यूके में पीएम सुनक और भारतीय समुदाय को बधाई दी। दुनिया के 2 सबसे बड़े शिया और सुन्नी देश अपनी दुश्मनी को भुलाकर करीब 7 साल बाद औपचारिक रिश्तों की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी क्रम में एक ईरानी दूत सऊदी अरब पहुंचा है और अब सऊदी अरब का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान की यात्रा पर है। ऐसे में सऊदी और ईरान की दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद से क्षेत्र में बड़ा कूटनीतिक बदलाव दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब ईरान के दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद से ही क्षेत्र में बड़ा कूटनीतिक बदलाव दिखाई दे रहा है। बरसों की दुश्मनी भुलाकर अरब देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब ताजा मामला बहरीन और कतर का है, जो अपने राजनयिक संबंध को फिर से बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। बहरीन उन 4 अरब देशों में से एक है जिन्होंने 2017 में कतर से अपने सभी संबंध तोड़ लिए थे। ये घोषणा अरब देशों द्वारा कतर के खिलाफ बहिष्कार हटाने के 2 साल से अधिक समय बाद आई है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने जनवरी 2021 में कतर पर लगाए गए 3.5 साल के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। हालांकि बहरीन ने अपने संबंधों को सिर्फ यात्रा और व्यापार तक ही सीमित रखा, जबकि राजनयिक संबंधों को निलंबित कर दिया।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खाड़ी सहयोग परिषद के मुख्यालय में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद बहरीन और कतर ने आधिकारिक बयान जारी कर राजनयिक संबंधों को बहाल करने के निर्णय की घोषणा की। खाड़ी सहयोग परिषद में कुल 6 देश शामिल हैं, जिसके कतर और बहरीन भी सदस्य हैं। कतर के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पड़ोसियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को बहाल करने का फैसला किया है। 2017 में सऊदी अरब सहित अधिकांश खाड़ी देशों ने दोहा पर इस्लामी आंदोलनों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कतर के साथ सभी संबंध तोड़ लिए थे। कतर पर तुर्की और ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने का भी आरोप लगाया था, जिसे ये देश अपने लिए खतरा मानते थे। इसके अलावा 4 अरब देशों के कतर के साथ अपने व्यक्तिगत मतभेद भी थे। हालांकि इस बहिष्कार का कतर की अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। कतर ने पिछले साल फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी भी की थी और अपने प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार के कारण दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली देश सऊदी अरब ने बहिष्कार का नेतृत्व किया था और कतर के साथ संबंध बहाल करने के प्रयासों का भी सऊदी ने अगुवाई की और मिस्र के साथ मिलकर कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध बहाल भी कर लिए। बहरीन में शिया आबादी भी मुस्लिम शासित राजशाही का विरोध करती रही है। वहीं कतर के ईरान के साथ गहरे संबंध बहरीन की बेचैनी का स्रोत रहा है। बहरीन और कतर के बीच कुछ क्षेत्रीय विवाद भी हैं। उधर सऊदी अरब के निमंत्रण पर बुधवार को सीरिया के विदेश मंत्री रियाद के दौरे पर पहुंचे। 2011 के बाद रियाद का दौरा करने वाले सीरिया के पहले विदेश मंत्री हैं। ये इस बात के सबूत है कि दमिश्क और रियाद के बीच संबंध बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही दोनों के बीच राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने की संभावना है। इस बीच सीरिया और ट्यूनीशिया ने भी दोनों देशों में अपने राजनयिक मिशन फिर से खोलने की घोषणा की है। फरवरी में विनाशकारी भूकंप के बाद से ही सीरिया वर्षों की कूटनीतिक दूरी के बाद से ही अरब देशों के साथ संबंध बहाल करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले यमन में जारी युद्ध को रोकने के लिए सऊदी अरब और हौसी विद्रोह के बीच मुलाकात भी हो चुकी है। ये सारी कवायद ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के बाद तेजी से देखने को मिल रही है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने म्यांमार में हिंसा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमने म्यांमार में हिंसा की परेशान करने वाली खबरें देखी हैं। म्यांमार के एक पड़ोसी और मित्र के रूप में हमने बार बार सभी पक्षों द्वारा हिंसा के समापन और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। भारत शांति की वापसी के अपने आह्वान को दोहराता है। We have seen disturbing reports of violence on April 11 near Kanbalu township in the Sagyan region, I think it's called, of Myanmar. As a neighbor and friend of the people of Myanmar, we have repeatedly called for cessation of violence by all sides and peaceful resolution of all issues. India reiterates its call for a return of peace, stability and democracy in Myanmar. और वहीं G20 बैठक की मेजबानी करने के भारत के कदम की पाकिस्तान द्वारा आलोचना करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि G20 की बैठकें भारत के हर क्षेत्र में हो रही हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बैठक करना स्वाभाविक है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये जो G20 के जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये पूरे भारत में और मतलब भारत के हर क्षेत्र में हो रही हैं, ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में करना बहुत नेचुरल है और क्योंकि ये जगह हम हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग मानते हैं और हमारे हैं, इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हर क्षेत्र में कर रहे हैं। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ये है भुलक्कड़ भास्कर। भास्कर सॉरी, भास्कर ढक्कन लगाना भूल गया। भुलक्कड़ भास्कर, तुम्हें कहा था मेरे बेटे को घर ड्रॉप करवाना है और क्लाइंट को ऑफिस लाना है। आप में से किसी को पीएनबी का नंबर पता है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है।
तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात यूरोप की। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का मैदान बखमुत शहर बना हुआ है। बखमुत पूर्वी यूक्रेन का वो औद्योगिक शहर है जिसे रूस और यूक्रेन अपने अपने कंट्रोल में रखने के लिए लगातार सैन्य संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में महीनों से पूर्वी यूक्रेन में युद्ध का केंद्र रहा बखमुत को लेकर दोनों देशों के सैनिकों के अलग अलग दावे हैं। बखमुत पर कब्जे के दावे को लेकर पिछले कुछ दिनों में रूस और यूक्रेन ने अपने अपने पक्ष में कई वीडियो जारी किए हैं। ताजा हालातों को बयां करती ये रिपोर्ट देखिए। महीनों से पूर्वी यूक्रेन में युद्ध का केंद्र रहे बखमुत को लेकर दोनों देशों के सैनिकों के अलग अलग दावे हैं। बखमुत पर कब्जे के दावे को लेकर पिछले कुछ दिनों में रूस और यूक्रेन ने अपने अपने पक्ष में कई वीडियो जारी किए। यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों और एक टैंक को पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र के चास्यू यार शहर में दौड़ते देखा गया, जो बखमुत के पश्चिम में सिर्फ 15 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। एक दिन पहले यूक्रेन ने अपने दावे में अन्य वीडियो पोस्ट किए, जिसमें यूक्रेनी सेना को बखमुत की सड़कों पर आवाजाही करते देखा गया। उधर बखमुत पर कब्जे को लेकर सभी पक्षों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जहां अपने दावे में कहा कि बखमुत में उनके सैनिकों ने यूक्रेनी सेना को शहर छोड़ने या प्रवेश करने से रोक दिया, वहीं वैगनर के प्रमुख के मुताबिक अभी यह कहना बहुत जल्दी होगा कि बखमुत ने रूस से बढ़त बना ली है, जबकि यूक्रेन ने रूसी दावे को खारिज करते हुए अपने समर्थन में कई सबूत पेश कर दिए। इस समय बखमुत की स्थिति काफी कठिन है, लेकिन हम डटे हुए हैं। दुश्मन के पास कुछ भी नहीं बचा है और रूसी सैनिक फंस चुके हैं, लेकिन वास्तव में वे हम पर बहुत अधिक गोलाबारी करते हैं। वे अपने तोपखानों का बहुत उपयोग करते हैं। उनके हेलीकॉप्टर, उनके विमान और उनके मोर्टार सभी हमारी ओर निर्देशित हैं। रूसी हवाई सैनिकों, सामरिक विमानन, मिसाइल सैनिकों और तोपखाने ने भी आक्रमण में भाग लिया। यूक्रेनी सेना को सैन्य भंडार को शहर में स्थानांतरित करने और उन्हें शहर से पीछे हटने से भी रोक दिया। पिछले 24 घंटों में डोनेट्स्क दिशा में दुश्मन के सैकड़ों सैनिक मारे गए। इस बीच यूक्रेन के समुद्री इलाके के आसपास वाले शहरों को रूसी हमले की जद से बचाने के लिए यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा ने नाटो से काला सागर की सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के साथ यूक्रेन की वायु और मिसाइल सुरक्षा को एकीकृत करना चाहिए। हालांकि क्रेमलिन ने कहा कि रूस काला सागर को कभी भी नाटो सागर में तब्दील नहीं होने देगा। काला सागर पूरे यूरोप को शांतिपूर्ण और भविष्योन्मुख बनाने में सहायक है। ऐसे में एक समय काला सागर को बाल्टिक सागर, नाटो के समुद्र में बदलने के लिए काफी उपयुक्त है। नाटो के सदस्य तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया के रूप में रूस और यूक्रेन दोनों के पास काला सागर तट है। ये सभी तटीय राज्यों के लिए एक आम समुद्र है। इसे सहयोग, बातचीत और सुरक्षा का समुद्र होना चाहिए। उधर यूक्रेन में जंग की तीव्रता को सहयोगी देशों ने और धार देना शुरू कर दिया है। पोलैंड ने अपने देश में अमेरिकी टैंक अब्राम के लिए सर्विस सेंटर बनाने की घोषणा की, जिसमें युद्ध के दौरान उपयोग में आने वाले टैंकों की सही समय पर मरम्मत की जाएगी। पोलैंड ने 116 आधुनिकीकृत टैंकों के अलावा 250 अत्याधुनिक अब्राम युद्धक टैंकों की खरीद का आदेश दिया है। पोलैंड को अब्राम टैंकों की आपूर्ति जून तक कर दी जाएगी, जिसे टैंक गठबंधन सहयोग के तहत यूक्रेन को सौंपा जाएगा। अपने अमेरिकी दौरे में पोलैंड के प्रधानमंत्री लॉकहीड मार्टिन F-35 लड़ाकू जेट की खरीद का आदेश देते हुए पायलटों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ हमारी सैन्य साझेदारी और मजबूत हो रही है। जून तक पोलैंड को नवीनतम 14 अब्राम टैंक मिल जाएंगे, जो युद्ध के दौरान उपयोग में आएंगे। हमें प्रतिस्थापन टैंक की जरूरत है, क्योंकि हमने पुराने टैंकों का उपयोग में नहीं लाने का फैसला किया है। इस बीच रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका के गोपनीय दस्तावेज के लीक होने के पीछे एक 20 साल के युवक का हाथ बताया जा रहा है, जो अमेरिका की किसी मिलिट्री बेस में काम करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 20 वर्षीय युवक वीडियो गेम्स और गन्स का शौकीन है, जिसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के चैट रूम ठग शेकर सेंट्रल पर यह दस्तावेज शेयर किए थे। दरअसल वर्गीकृत दस्तावेज सबसे पहले गेमर्स के बीच पॉपुलर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर लीक हुआ था।
जहां से करीब 25 लोगों के बीच ओरिजिनल गैंगस्टर नाम के एक यूजर ने शेयर किया। जानकारी सामने आने के बाद खुफिया जांच एजेंसी ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका में अबॉर्शंस पिल को लेकर कानूनी जंग लंबे समय से जारी है, लेकिन न्यू ऑरलियंस स्थित 5वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने पिछले शुक्रवार को टेक्सास के जज के फैसले के एक हिस्से पर रोक लगा दी, जिसके बाद से इसमें तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिले। और इन सबके बीच इस बात की पुष्टि सामने आई कि गर्भपात के लिए अमेरिका में इस्तेमाल की जाने वाली गोली मिफेप्रिस्टोन कुछ प्रतिबंधियों के साथ देश में मिलती रहेगी। गर्भपात के लिए अमेरिका में इस्तेमाल की जाने वाली गोली मिफेप्रिस्टोन कुछ प्रतिबंधों के साथ देश में मिलती रहेगी। मिफेप्रिस्टोन की गोलियां हासिल करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। न्यू ऑरलियंस स्थित 5वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने पिछले शुक्रवार को टेक्सास के जज के फैसले के एक हिस्से पर रोक लगा दी है। 7 मार्च को टेक्सास में एक संघीय न्यायाधीश ने गर्भपात की गोली के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की मंजूरी पर रोक लगा दी थी। साथ ही न्याय विभाग को अपील करने के लिए 7 दिन का समय भी दिया था। हालांकि अपीलीय अदालत ने टेक्सास जज के आदेश को उस हिस्से पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने 2016 में गोली के वितरण पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के फैसले को पलटते हुए इससे प्रभावी रूप से बहाल करने को कहा था। पिछले शुक्रवार को जब टेक्सास के जज गर्भपात के लिए दवा की मंजूरी वाले फैसले को पलट रहे थे तो उसी दिन वाशिंगटन के एक संघीय अदालत ने एक परस्पर विरोधी आदेश जारी करते हुए कहा था कि एफडीए को करीब 12 राज्यों में इन गोलियों की उपलब्धता बनाए रखनी चाहिए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को कानूनी मंजूरी देने वाले पुराने फैसले को पलटते हुए कहा था कि अमेरिका के अलग अलग राज्य अपने लिए अलग नियम बना सकते हैं कि वहां गोलियों को मंजूरी दी जाएगी या नहीं। उत्तरी आयरलैंड के दौरे पर जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेक्सास कोर्ट के फैसले पर कहा था कि ये उनकी सीमा से बाहर है। मेरा विचार है कि न्यायाधीश ने जो किया है वो पूरी तरह से सीमा से बाहर है। अमेरिका में अबॉर्शन पिल्स को लेकर कानूनी जंग लंबे समय से जारी है। इसी साल जनवरी में यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार देश में गर्भपात की गोलियों के लिए प्रमाणित फार्मेसियों के लिए एक मार्ग को मंजूरी दी। इससे पहले केवल एक प्रमाणित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ही इन गोलियों को लिख सकता था और वितरित कर सकता था। निर्णय के साथ फार्मेसी सीधे किसी व्यक्ति को दवा दे सकती है जिसके पास प्रमाणित प्रिस्क्राइबर का प्रिस्क्रिप्शन है। हमारे पास अभी भी गर्भपात दवा के विकल्प हैं, लेकिन दूसरा विकल्प जिसका हम आमतौर पर उपयोग करते हैं वह केवल मिसोप्रोस्टोल आहार, जिसका अर्थ होगा अधिक दुष्प्रभाव, थोड़ा कम प्रभावकारी। मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं है। जून 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया था, जिसके बाद देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड मामले में आए फैसले को पलट दिया था, जिनकी मांग थी कि गर्भपात कराने को कानूनी मंजूरी मिलनी चाहिए और संविधान गर्भवती महिला को गर्भपात से जुड़ा फैसला लेने का हक देता है। उस वक्त भी बाइडेन सरकार ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये है भुलक्कड़ भास्कर। भास्कर शर्ट। भास्कर, तुमने मेल तो भेज दी पर रिपोर्ट ही अटैच करना भूल गए। आज फिर से गीजर चलाना भूल गए। बहू, वो पीएनबी का नंबर क्या है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है।
सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात अफ्रीका की। सूडान के लंबे समय से अशांत दारफूर क्षेत्र में पिछले 3 दिनों में हुए रक्तपात में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। सुदूर शहर फर बारंगा में अरब मोटरसाइकिल बंदूकधारियों द्वारा एक व्यापारी की हत्या किए जाने के बाद रविवार को पश्चिम दारफूर प्रांत में संघर्ष शुरू हो गया। सूडान में हिंसा मंगलवार से जारी है, जिसकी वजह से मृतकों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। पश्चिमी दारफूर के गवर्नर ने 2 हफ्ते के लिए आपातकाल घोषित करते हुए पूरे राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। घाना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक नए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को 3 साल के से कम उम्र के बच्चों को लगाया जा सकता है। दुनिया भर में मच्छर जनित बीमारी से हर साल लगभग 6 लाख लोगों की मौत होती है, जिसमें से अधिकतर अफ्रीकी देशों के नागरिक होते हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि घाना में ऑक्सफोर्ड का टीका कब लगाया जाएगा। दशकों की मेहनत के बाद ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी GSK की पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स को पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृति दी थी। और अब बात विश्व संस्कृति की। महिलाओं की भागीदारी को लेकर दुनिया में एक गांव ऐसा भी है जहां महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं। दरअसल उत्तर पूर्वी सीरिया के अल दरबासिया जिले में स्थित इस गांव में युद्ध से विस्थापित और घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं को सिर्फ सुरक्षित पनाह ही नहीं मिलती, बल्कि जिंदगी जीने का जरिया भी मिलता है। क्या है इस गांव की खासियत और कैसे महिलाएं यहां खुद को सशक्त बना पाती हैं, आइए जानते हैं। जिनवार यानी महिलाओं की दुनिया, सीरिया का एक ऐसा गांव जो मजबूर, लाचार और बेसहारा महिलाओं को शरण देता है। उत्तर पूर्वी सीरिया के अल दरबासिया जिले में स्थित इस गांव में युद्ध से विस्थापित और घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं को सिर्फ सुरक्षित पनाह ही नहीं मिलती है, बल्कि जिंदगी जीने का जरिया भी मिलता है। जंग ने पूरे देश को खोखला कर दिया है। युद्ध में लाखों लोग मारे गए और विस्थापित हुए। आमतौर पर जंग की मार से महिलाएं और बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसी ही महिलाओं को शरण देने के लिए जिनवार गांव को 2018 में स्थापित किया गया। गांव में 30 घर हैं और 20 परिवार रहते हैं। गांव में एक स्कूल, प्रशिक्षण अकादमी, बेकरी है। पास ही खेत है जिसमें महिलाएं काम करती हैं। लड़के अपनी मां के साथ तभी तक गांव में रह सकते हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है। 33 साल की यास्मीन अहमद के पति ने जब उन्हें तलाक दे दी तो वो किसी तरह इस गांव में पहुंच गईं। पिछले 15 महीनों से यास्मीन अपनी बेटी के साथ इसी गांव में रह रही हैं। यहाँ यास्मीन को जिंदगी जीने का नया अवसर मिलने के साथ ही वक्त के साथ कदमताल करने का हुनर भी सीखने का मौका मिला। इस अवधि के दौरान मुझे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मैं जब यहाँ पहुंची थी तो कहाँ थी और अब कहाँ हूँ, बड़ा अंतर है। अब मेरे पास एक लक्ष्य है। अब मैं अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकती हूँ बिना किसी रोक टोक के। मैं अपनी बेटी की परवरिश अपने मुताबिक कर सकती हूँ। गांव सिर्फ महिलाओं को सिर छिपाने के लिए छत ही मुहैया नहीं कराता, बल्कि जिंदगी से लड़ने का हुनर भी सिखाता है। बच्चों की शिक्षा के साथ खेती बाड़ी का अवसर भी मिलता है। महिलाएं दिन में काम करती हैं और शाम को एक साथ मिलकर संगीत और नृत्य के जरिए पिछली जिंदगी में मिलने वाले जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश करती हैं। 30 साल की रोकान यूसुफ शादी के बाद से ही घरेलू हिंसा के शिकार रहीं। एक दिन किसी तरह वो भी इसी गांव में पहुंच गईं। अब वो इस गांव की बेकरी में दूसरी महिलाओं के साथ काम करके जिंदगी के दर्द को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। इस गांव को बनाने में सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे पास अभी लेखागार है जो दिखाते हैं कि महिलाओं ने निर्माण में कैसे काम किया। हमारा लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। पुरुषों को गांव में रहने की इजाजत नहीं है, वो सिर्फ गांव में आ सकते हैं। ये गांव महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का अनूठा उदाहरण है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।